जय हिंद साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज हमारा तीसरा सुपर प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग सामान्य अध्ययन से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल उसी पैटर्न पर टोटल 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 40 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या फिर डी सत्रिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत। अच्छा, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, भरतनाट्यम पूछे तमिलनाडु का, कथकली और मोहिनीअट्टम पूछे तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसे महाभियोग के रूप में जाना जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तो आंसर यहाँ पर याद रखिएगा डी वाला ऑप्शन महाभियोग। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पाठ्यक्रम एवं पैटर्न की बात करें तो सामान्य अंक गणित से 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न, इस प्रकार टोटल 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा। बुक की बात करें तो यहाँ पर बुक में देख सकते हैं टोटल यहाँ पर कितना प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व किया हुआ मिल जाता है, 19 सितंबर 2024 का और 15 सितंबर 2024 का। इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है बहुत ही शानदार प्रश्न है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू किया था? तो साथियों भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1956 तक ये चला था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 में स्टार्ट हुआ था और 1961 में खत्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? और साथियों अगर आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का नोट चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बिहार एसएससी के लिए नोट चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है बेस्तु वरस। ठीक है, गुजराती नववर्ष है जो दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है, वेस्तु बरस। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम याद रखिएगा इंडिका। पूछा जाता है इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। आगे देखिए, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को
जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो शीतल पेय पर टैक्स लगाना ये सही नहीं है। बाकी बार बार खाद्य की कमी होना, खाद्य में मिलावट, जमाखोरी और काला बाजारी ये सभी कारण है, जबकि ए वाला ऑप्शन जो है ये उपभोक्ता आंदोलन का कारण नहीं है। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया था? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है अगर आपको थोड़ा सा भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 2009 में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 2009 में राष्ट्रीय नीति तैयार किया था। डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है खाद्य विकृति। ठीक है, खाद्य विकृति का संबंध जो है खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। आगे देखिए, पहला स्तनपायी क्लोन जो कि भेड़ का है, इसका नाम क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर। पहला स्तनपायी भेड़ का जो क्लोन बना था उसका नाम क्या था? डॉली। क्या नाम है? डॉली। ठीक है, इसको तैयार कब किया गया था? भेड़ का जो पहला क्लोन है 1997 में तैयार किया गया था। आगे देखिए, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट है। अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन करना ये क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मछली पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। सब्जी उत्पादन करना क्या कहलाता है? तो सब्जी की खेती को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ओलेरीकल्चर। सब्जी खेती करना। अगर आपसे पूछे फलों की खेती करना, तो फल की खेती करना कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और फूल की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? बताइए कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो इसका सही जवाब है कुंतासी। ये एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है। बाकी कोल्डिवा, बुर्जहोम, मेहरगढ़ ये सभी नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। आगे देखिए, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ डैश पुरातात्विक स्थल पर पाई गई। बताइए कहाँ पर पाया गया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, बुर्जहोम में। ठीक है, कहाँ पर? बुर्जहोम में। बुर्जहोम की खोज 1935 में किया गया। कब? 1935 में। आगे देखिए, ऋग्वेद डैश भजनों का एक संग्रह है। बताइए कितने भजनों का संग्रह है ऋग्वेद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1028 भजनों का संग्रह है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो ये क्या था? वत्सकार ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, वत्सकार ने। चलिए आगे देखते हैं, मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है? बताइए तो मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है? इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान। ठीक है, कौन से चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा के जमने और ठंडा होने से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो पूछा गया अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बताइए किससे? इसका सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर से। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है बैरन ज्वालामुखी द्वीप। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, लेकिन इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाकी सिस्ट, नाइस, कार्टजाइट ये सभी रूपांतरित कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये है UNDRR। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, यहाँ पर सही कर लीजिए, एरा होगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। चलिए आगे देखिए, G20 देशों में बड़ी जी अक्षर का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ग्रुप। ठीक है, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, इसमें जी का मतलब क्या है? ग्रुप। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे देखिए, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए आप सभी को पता है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है बुलंदशहर में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, बुलंदशहर। आगे देखिए, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो साथियों, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। येन जो है जापान की मुद्रा का नाम है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से आने वाली विकिरणें जो है ग्रीन हाउस गैस द्वारा क्या होता है? अवशोषित कर लिया जाता है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होने देता है। ये आपका कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। और ग्रीन हाउस गैस में आपका कौन कौन आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, जलवाष्प आता है, ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस जो अव्यक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या डैश है। तो ये है GSTIN नंबर। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। GSTIN एक 15 अंकों की पैन आधारित विशिष्ट पहचान संख्या है। अगर आपको पूछे GST जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इसमें कितने अंक होता है? तो 15 अंक होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? GSTIN। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? इसका आंसर है 2018 में। आगे देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर है 21 सितंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों, भारत की पहली महिला
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? बताइए, भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कौन है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो NHRC जो है ये कब लागू हुआ था? तो 28 सितंबर 1993। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया। आंसर है डिजिटल इंडिया की। यहाँ पर पूछा गया भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश पहल के साथ, तो डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया। आगे देखिए, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? बी राइट आंसर करेंगे चरक संहिता को। चरक संहिता जो है महर्षि चरक द्वारा रचित ग्रंथ है, चरक संहिता। और महर्षि चरक की बात करें तो कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे महर्षि चरक। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान मिलता है? तो पंचायत की बात करें तो पंचायत के लिए भाग पूछे तो भाग हो जाएगा आपका हो जाएगा 9, भाग 9। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक में क्या है, पंचायत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर 243 दिया हुआ है। और अनुसूची की बात करें तो इससे अनुसूची आपका कौन सा हो जाएगा? तो 11वीं अनुसूची, ये पंचायती राज से संबंधित है। तो भाग 9, 11वीं अनुसूची, आर्टिकल 243, ये तीनों जो है पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 मार्च को। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, 23 मार्च को। आगे देखते हैं, SAC कोड में कितने अंक होते हैं? बताइए, SAC इस कोड में कितने अंक होते हैं? तो याद कर लीजिए, टोटल 6 अंक होते हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। ओमेगा 3 एक वर्ग है, बताइए किसका? तो साथियों, ओमेगा 3 एक वर्ग है वसीय अम्ल का। किसका? वसीय अम्ल का। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो साथियों, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम जो है ये काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही है। काकोरी षड्यंत्र केस की घटना 1925 में घटित हुई थी। आगे देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर है बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। सिंपल सा क्वेश्चन है। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। और ऑप्शन के हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे अमीर खुसरो। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इब्राहिम लोदी की बात करें तो लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसी में ये इसकी हार होती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर है BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। इनका जन्म पूछा जाता है, जो कि 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के महू में, इसलिए 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। अब यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा वाला 1931 में,
तीसरा वाला 1932 में, और तीनों में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और जिनको भी बिहार SSC कार्यालय परिचारी के लिए GK GS का नोट चाहिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताइए।